बेटा खूब खुश रहो बेटा। अक्षत, बी हैप्पी। इसको थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बस, दैट्स ऑल। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। आई एम फाइन बेटा, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। ये ठीक है। आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको समझाऊंगा कि अब आगे तैयारी कैसे करना है। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ कोई नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मास्क उतार सकता हूं मैं। देयर इज नोबडी इन दी हॉल। बहुत टेंशन वाला टाइम चल रहा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कैसे आप सफलता के लक्ष्य में अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। एक्चुअल में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे अपनी पढ़ाई को आप रिजुविनेट करें, वापस से तैयारी में लग जाएं, और कैसे अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। बेसिकली कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो जुनून होना बहुत जरूरी है। बिना जुनून के बड़े लक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो अब ये जो मेडिकल एग्जाम क्लियर करने का लक्ष्य आपने रखा है, ये एक बड़ा लक्ष्य है। बीइंग अ डॉक्टर इज अ वंडरफुल थिंग, बहुत अच्छा करियर है। तो एक बड़ा लक्ष्य आपके सामने है। और यदि जुनून नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। तो जुनून एक पॉजिटिव जुनून होता है, एक नेगेटिव जुनून। ठीक है। अधिक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव नेगेटिव जुनून, जो बहुत जल्दी सारी एनर्जी को खा जाता है। मतलब हम जिस एवरेज लेवल पे पढ़ाई करते थे, वो एवरेज लेवल भी खा जाता है। ये नेगेटिव जुनून क्या होता है, पहले तो समझे जुनून क्या होता है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव जुनून समझेंगे तो हम अपने नेगेटिव जुनून को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। जुनून यानी जो लक्ष्य डिसाइड कर रहा है, उसकी तैयारी के लिए उसकी एफर्ट जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। यह जुनून, किसी लक्ष्य को हासिल करने की बहुत स्ट्रांग इच्छा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो एफर्ट चाहिए, उसके कंपैरिजन में बाकी कोई भी चीज महत्वहीन है, नॉट इंपॉर्टेंट। तो जिसके मन में ऐसी सोच है, उसके मन में जुनून है। जैसे अर्जुन को चिड़िया की, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसका लक्ष्य। उसके अलावा आसपास जो पत्ते थे, जो ब्रांचेस थी, दूसरे पक्षी थे, या उनके फ्रेंड्स थे, उनके टीचर थे, नथिंग एल्स। सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो ये समझाया गया है कहानियों से कि यदि कोई लक्ष्य हासिल करना है तो मन में सोच कैसी होना चाहिए। एक्स्ट्रॉर्डनरी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स एफर्ट्स। तो किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए जब एक्स्ट्रॉर्डनरी विल पावर होता है तो उसको जुनून बोलते हैं। लेकिन ये जो विल पावर है, ये जो विश है, ये जो इच्छा है, ये बहुत इजीली नेगेटिव इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये नेगेटिव जुनून पहले समझते हैं। जुनून यानी हमें प्राप्त करना है। ठीक है। बहुत स्ट्रांग इच्छा, बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट, बहुत स्ट्रांग इच्छा। तो ये नेगेटिव जुनून क्या होता है और फिर उससे कैसे बचेंगे, प्रैक्टिकल एडवाइस दी जाएगी आपको। एक एग्जांपल, जैसे किसी का आईफोन 12 टूट के गिर गया। तो यदि आपका खुद का आईफोन 12 प्रो मैक्स टूट के उसकी स्क्रीन शैटर हो गई तो आपको बहुत दुख होगा। लेकिन पड़ोसी का आईफोन 12 प्रो मैक्स टूट के गिर गया, स्क्रीन शैटर हो गई, आपको दुख नहीं होगा। अरे भाई क्या हुआ, दोनों ही तो आईफोन थे, तो दोनों टूट के गिर गए। आपका आईफोन है तो आपको बहुत दुख होगा, दूसरे का आईफोन टूटा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मन में मोद आएगा और उसको एडवाइस देंगे, उसको प्रवचन देंगे, आईफोन बहुत महंगा आता है, इसको संभाल के रखना चाहिए, बहुत केयरलेस थे तुम, देखो टूट गया ना।
तो प्रवचन देने लग जाएंगे, क्योंकि उस हमारे आईफोन से हमारा बहुत अटैचमेंट है, नेगेटिव अटैचमेंट है। चीजें तो पुरानी होंगी, चीजें टूटेंगी भी, दुर्घटना भी होगी। ये जो आसक्ति है, जो चिपकाव है, फोन तो वही है लेकिन ये मेरा फोन है, मेरे फोन से जो आसक्ति है, उससे नेगेटिव अटैचमेंट है, वो दुख का कारण है। तो हम अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो लाइफ की बात कर रहे हैं। हमको कोई संन्यास नहीं लेना है, हमको गृहस्थ रहते हुए बहुत ऊंचाइयां हासिल करना है। तो ये जो नेगेटिव जुनून है, नेगेटिव अटैचमेंट है, ये इससे बचना है। तो आपके रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव जुनून क्या हुआ बेटा, वो समझें। मेडिकल एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, तो तैयारी को छोड़ देते हैं, पूरा ध्यान सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हर रिजल्ट पे अपने रिजल्ट का नेगेटिव इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं। अरे मैं तो टॉप 50 में भी नहीं हूं, मैं तो टॉप 100 में नहीं हूं, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और डर, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा तो क्या होगा, इसके तो परफॉर्मेंस, इसका तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये तो टॉप 20 में है। तो अपने रिजल्ट से इतना ज्यादा चिपकाव पाल लिया है, मेडिकल में सिलेक्शन से इतना ज्यादा चिपकाव पाल लिया है कि उसके कारण डर पैदा हो रहा है। और हर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिविटी देने के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। हमारे लिए सामान्य रूप से पढ़ना मुश्किल हो जाता है यदि हम नेगेटिव अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं। तो देखो, इच्छा होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग इच्छा होना चाहिए, मेडिकल में सिलेक्शन चाहिए, होना चाहिए, मुझे मेडिकल में सिलेक्ट होना है। लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि ये जो हमारी इच्छा है कब आसक्ति में कन्वर्ट हो गई है, नेगेटिविटी इसमें आ गई है, कि अब रिजल्ट से इतना चिपकाव हो गया है कि वो जो चिपकाव है वो तैयारी को डिस्टर्ब कर रहा है, हमें पढ़ने नहीं दे रहा है। जब भी रिजल्ट आता है तो एक कॉमन सेंस वाली लॉजिकल बात यह है कि रिजल्ट यदि खराब आया है तो वो हमें हमारी कमियां बता रहा है, हमको वो कमियां आइडेंटिफाई करके उन कमियों को दूर करने का काम करना चाहिए। और लॉजिक कहता है कि हर क्वेश्चन जो नहीं बना है वो हमारा टीचर है, क्योंकि हमें हमारी कमी बता रहा है। बट हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती। जिसका रिजल्ट जितना खराब आया है उसको अपनी तैयारी उतनी बढ़ानी चाहिए। सही बात है कि नहीं, एकदम लॉजिकली सही बात है। लेकिन होता उल्टा है कि वो रिजल्ट जो है वो हमको अब सामान्य रूप से भी नहीं पढ़ने देता। तैयारी बढ़ाने की तो बात कम, पहले जितना पढ़ रहे थे उतना भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये चिपकाव से कैसे बचेंगे। डर पैदा हो गया है कि नहीं होगा तो क्या होगा, हर मोमेंट पे इवैल्यूएशन है। एक दिन पढ़ाई नहीं करी तो मन में इतना टेंशन आ जाता है कि यार मैंने एक दिन खराब कर दिया यार। तो वो डर और बढ़ता है। और ये जो डर है ये फिर ये एक दिन तक सीमित नहीं रहता, ये आपकी लाइफस्टाइल का धीरे धीरे पार्ट बनते चले जाता है। आपके बिहेवियर को इजीली इरिटेबल बना देता है ये। हर चीज में यू स्टार्ट रिएक्टिंग, यू बिकम मोर इरिटेबल, इजीली इरिटेबल। तो इससे कैसे बचेंगे और पॉजिटिव जुनून कैसे डेवलप करेंगे और वो क्या होता है। तो उसमें आपको ये समझना है, इस डर से बाहर निकलने के लिए समझना है कि दिस इज नॉट द एंड। यदि मान लीजिए मेडिकल एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये समझाओगे तो इतने अच्छे से पॉजिटिव जुनून के साथ तैयारी कर पाओगे कि मजा आएगा लाइफ का। रोज तैयारी को एंजॉय कर पाओगे, पढ़ने में मजा आएगा, बिना डर के पढ़ पाओगे, इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि होगा कि नहीं होगा। बचना है ना इस चिंता से। भैया हर समय हम ये चिंता करते रह जाएंगे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, अभी इतना सिलेबस बाकी है, और अभी ये है हमारा 11th वीक है, अभी तो हम पीछे हैं, तो पढ़ाई कर पाओगे क्या, नहीं। जितनी कर सकते हो उतनी भी नहीं कर पाओगे। तो बिना चिंता के, बिना डर के जब हम तैयारी करेंगे तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। तो अपने मन में जो डर का कारण है पहले उसको दूर करते हैं, समझते हैं, और मेरी बात सही लगे तो ही मानना है बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगी कि जब हम एमबीबीएस हो जाएंगे। और जैसे पहले मैं आईआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो उन लोगों को लगता था कि आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, हमने आईआईटी से बीटेक किया तो ही लाइफ में सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इतना बड़ा ब्लंडरस थॉट है। और इसी कारण से इतने सारे लोग जो है जिंदगी भर एक लो प्रोफाइल की जिंदगी जीते हैं,
दे लिव लाइफ ऑफ लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ या मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको ये लगता है कि आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल, आई एम अ फेलियर। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये जो पॉइंट पूरी लाइफ उनके बना रहता है। और कॉन्फिडेंस कभी भी, फुल कॉन्फिडेंस वो गेन नहीं कर पाते हैं, और कभी भी है ना अंदर की जो सच्ची खुशी है और शांति वो महसूस ही नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर लिविंग लाइफ ऑफ अ वॉइड। वो मानते हैं कि नहीं, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा एमबीबीएस नहीं हुआ, मतलब आई एम फेलियर। कितनी बड़ी भ्रांति है। क्या लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब डॉक्टर्स हैं? क्या सब आईआईटीएंस हैं? मुझे बताओ, ऐसा नहीं है ना भाई। सामने एग्जाम्पल्स हैं आपके, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, अजीम प्रेम जी, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई आई थिंक इज फ्रॉम आईआईटी, छोड़ दें उनको। क्या ये जो बाकी के नाम है, आर दे ऑल डॉक्टर्स, आईआईटीएंस? और ये हमारे सामने के सामने एग्जाम्पल है, हमारे चार डायरेक्टर्स। मतलब एलन का लेवल देखो आप। लोअर साइड पे बात करूं, मैं राउंड फिगर की बात कर रहा हूं। लोअर साइड पे स्ट्रेंथ इज 1 लाख, ठीक है? पेंडेमिक में भी इट इज टचिंग 1 लाख, और मे बी इट हैज क्रॉस्ड 1 लाख। और जो अपन नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो इट इज टचिंग 2 lakhs। 1 लाख स्टूडेंट्स की भी बात करें, लोअर साइड पे भी बात करें, और लोअर साइड पे फीस ले लेते हैं, आप लोगों ने जो फी पे करी इट इज 1.2 या 1.25 lakhs। तो आप लोअर साइड पे बात करें तो 1 लाख स्टूडेंट्स एंड ऑन एन एवरेज जो सीनियर सेगमेंट में फी है दैट इज 1 लाख। मल्टीप्लाई करके देखो, मैग्नानिमस फिगर, एक्स्ट्रॉर्डनरी फिगर। पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे एशिया में इस लेवल की कोचिंग नहीं है। और डायरेक्टर्स की बात करें, क्या एक भी डायरेक्टर डॉक्टर है या आईआईटीएन है? नहीं है बेटा, एक भी नहीं है। सक्सेस के लिए डिग्री इज नॉट मस्ट। क्या जरूरी है? एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ स्टील। एटीट्यूड है इनके पास। इतने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हमारे चार डायरेक्टर्स के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं कि पूछो मत। आई एम फ्रॉम आईआईटी मुंबई, मैं काम कर रहा हूँ एलन में। तो क्या मैटर करता है, डिग्री की कैलिबर? कैलिबर यानी एटीट्यूड। आप मुझे बताओ, डिग्री मैटर करती है कि कैलिबर मैटर करता है? एटीट्यूड मैटर करता है लाइफ में सक्सेस के लिए, ठीक है? तो हम कितनी गलत सोच में उलझ गए हैं कि यदि हम डॉक्टर बनेंगे तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तुमको लाइफ में सक्सेस हासिल करना है तो एक एटीट्यूड डेवलप करना है। तो आप बोलेंगे सर वो एटीट्यूड कैसे आएगा, विनिंग एटीट्यूड कैसे आएगा कि लाइफ में हम झंडा गाड़ पाए, सफल हो पाए, एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस हासिल कर पाए? तो बेटा ये मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन से ही वो एटीट्यूड डेवलप होगा। कैसे होगा समझो। एटीट्यूड होता है कि एडवर्स कंडीशंस में भी, एटीट्यूड की डेफिनेशन, उसके 2 पॉइंट्स, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना हो, कितनी भी तूफानी कंडीशन क्यों ना हो, हम खुश हैं। हमारे माइंड की पीस डिस्टर्ब नहीं हुई है, और हमारी एफर्ट्स मल्टीप्लाई होती चली जा रही हैं, पॉजिटिव एफर्ट्स। ये है एटीट्यूड। वो घबराएगा नहीं, वो डरेगा नहीं, वो खराब परिस्थिति से, खराब रिजल्ट से घबराएगा नहीं, और ताकत से आगे बढ़ता चले जाएगा, और अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करेगा अच्छे से, और उनको दूर करने के लिए और एफर्ट बढ़ा देगा। ये एटीट्यूड है। शांत रहेगा, खुश रहेगा, तो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये रूट कॉज है, इसको ऐसे दूर करना है, और एफर्ट डाल पाएगा। और ये परेशान हो गया, घबरा गया, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा? नाउ इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। अ पर्सन हु इज अंडर स्ट्रेस और हु इज having lot of fear, he cannot solve any problem because he is part of problem. Maybe he is the cause of problem, the fear, the anxiety, the stress. तो एटीट्यूड के ये 2 पॉइंट्स हैं, और आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से एनालाइज करो, सर सच बोल रहे हैं कि गलत। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड किसको कहते हैं? किसी भी परिस्थिति में, एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी हिम्मत हारे बिना, जीवन में खुश रहते हुए, इज हैप्पी, अभी भी गोलगप्पे खा रहे हैं, अभी भी गाने सुन रहे हैं, और अपनी एफर्ट्स को वो चैनलाइज करके और इंटेंस बना रहा है। ये एटीट्यूड है ना? तो ये एटीट्यूड कैसे हासिल करेंगे? बेटा ये एटीट्यूड हासिल करना है तो मेडिकल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन ही आपको एटीट्यूड ऑफ स्टील दे देगी। प्रूव करके बताऊंगा ये। तो ये बात
पहला पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि जो लाइफ में सफलता मिलने वाली है वो डिग्री से नहीं मिलने वाली है, वो आपके एटीट्यूड और कैलिबर से मिलने वाली है। एक एग्जांपल भी देता हूं। मैं जिन डॉक्टर को रेफर करता हूं ना अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनके यहाँ 4 डॉक्टर्स 4 कैबिन में बैठते हैं। और जब मैं उनको दिखाने जाता हूँ तो पहले ये जो डॉक्टर कैबिन में बैठे रहते हैं ये मेरी नब्स, मेरा ब्लड प्रेशर, ये सब मेजर करेंगे, मुझसे पूछेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और मैं क्या दवाइयाँ ले रहा हूँ वो लिख के रखेंगे। और मेन डॉक्टर आएंगे और फटाफट देखेंगे और बोलेंगे सर ये आपको टेस्ट कराने हैं और मेडिसिन में ये चेंज है, वो आके सब कुछ करते हैं। तो ये जो डॉक्टर जिनसे पहले मिला ये मेन डॉक्टर हुए कि ही इज अ मॉडर्न डे कंपाउंडर? टेल मी, जल्दी बताओ। क्या ऐसे बनना है? वो भी एमबीबीएस है, वो भी पीजी है, पीजी किया हुआ है। तो बेटा आपको यदि आपके पास एटीट्यूड नहीं है तो डिग्री से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू डेवलप एटीट्यूड ऑफ स्टील। जहां खड़े हो गए झंडा गाड़ दिया, ठीक है, और झंडा नहीं भी गाड़ पाए तो गिव अप नहीं मारेंगे, हारेंगे नहीं, पूरी एफर्ट डाल देंगे। उसके बाद फेलियर आए तो भी हंसते रहेंगे, ये है स्ट्रांग आदमी। और फेलियर में भी उसको गोलगप्पे पसंद है तो उसकी गाड़ी के ब्रेक लग जाएंगे गोलगप्पे के ठेले के पास कि नहीं यार गोलगप्पे खाएंगे, भले से बहुत बड़ी हार फेस करिए। क्योंकि अंदर की ताकत है ना, उसकी हार और जीत उसकी डिग्री पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके एटीट्यूड पे डिपेंडेंट है। तो वो तो उसकी अपनी ओन क्वालिटी, वो तो कोई छीन नहीं सकता, तो उसकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। तो कैसे आएगा ये एटीट्यूड? समझो, हम जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है, टफ टाइम को फेस कर रहे हैं, यदि यहां हमने अपने एटीट्यूड को ढाल लिया तो आगे चल के हमारा एटीट्यूड स्टील का बन जाएगा। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं हम? जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो क्या है भाई? हमारा मन हमारे काबू में ही नहीं है, हम पढ़ने बैठ ही नहीं पाते हैं, बैठ जाते हैं तो फोकस नहीं रहता है, फोकस रहता है तो थोड़ी देर के लिए रहता है, फोकस से पढ़ लिया तो रिटेन नहीं कर पाते, तो भी रिटेन नहीं कर पाते, रिटेन कर लिया आज तो थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। आज किसी टॉपिक के क्वेश्चंस बन गए तो 2 महीने बाद नहीं बन रहे हैं तो मन में डर आ जाता है। आज जो फॉर्मूला याद है 2 महीने बाद दिमाग से उतर गया तो मन में डर आ जाता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और ये जब एग्जाम देंगे तो 1 साल पुराने टॉपिक्स भी आएंगे, 2 साल पुराने टॉपिक्स भी आएंगे, क्या मुझे याद रहेगा? क्या मैं जो क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर पा रहा था वो मैं कर पाऊंगा? इतना डर आ जाता है। सारा कॉन्फिडेंस, डर और कॉन्फिडेंस एक दूसरे के ऑपोजिट है। जिसमें डर है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसमें डर नहीं है उसमें कॉन्फिडेंस है। तो अब सिचुएशन ये हो जाती है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, पढ़ के हो क्या रहा है, कितना पढ़ता हूं याद तो रहता ही नहीं, थोड़ी देर में सब भूल जाते हैं। आज क्वेश्चन बन रहे 2 महीने बाद नहीं बनेंगे तो पढ़ने का फायदा ही क्या? और जैसे ही डर आता है तो अब जो इफेक्टिवनेस है पढ़ाई की वो इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है और हम पढ़ ही नहीं पाते। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपके लिए एडवर्स कंडीशंस हैं एंड दीज आर लर्निंग ग्राउंड्स फॉर यू। जब तक आप टफ सिचुएशन फेस नहीं करेंगे, रियल लाइफ टफ सिचुएशन फेस नहीं करेंगे, आपके अंदर टफ सिचुएशन को फेस करने का एटीट्यूड कैसे आएगा बेटा? तो ये जो मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन है, दिस ऑफर्स यू अ वंडरफुल ट्रेनिंग ग्राउंड सो दैट यू कैन डेवलप एटीट्यूड ऑफ स्टील। तो क्या करेंगे हम भाई? कितना भी खराब रिजल्ट आ रहा है, कितना भी भूल रहे हैं, कितनी भी बार ऐसा हो रहा है कि पहले बन रहे थे और अब नहीं बन रहे हैं, ठीक है, और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट कितना भी खराब क्यों ना आ रहा है, मन को परेशान नहीं होने देंगे। एटीट्यूड का पहला पार्ट डेवलप करना है ना, तो सोच तो डेवलप करना पड़ेगी। यही एटीट्यूड है। अरे एडवर्स कंडीशंस क्या होती हैं? एडवर्स कंडीशन ये थोड़ी होती है, टफ कंडीशन ये थोड़ी होती है कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, आप नीट की एग्जाम देने जा रहे हो और आप टॉप 10 में रैंक लगाने वाले हो और 4 गुंडों ने रास्ता रोक लिया। बताओ ये कंडीशन फेस करने वाले हो क्या? ये एडवर्स कंडीशन है क्या? बताओ ऐसी रहेगी क्या? तो एडवर्स कंडीशंस क्या है? अरे मन इतना रिबेलियस हो जाता है, इतना वो रिवोल्टिंग हो जाता है कि हम अब ठीक से पढ़ नहीं पाते और दिन भर परेशान, सप्ताह भर परेशान। और जब परेशान रहते तो क्या पढ़ाई करोगे? पढ़ाई कर भी रहे हो तो उसका क्या फायदा? तो पहली बात ये अपने मन को समझाना है कि यही टफ सिचुएशन है, ठीक है, और ये इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि ये डोमिनेट करती है और हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती है, हमारी प्रिपरेशन को डिस्टर्ब करती है। तो मैं इन एडवर्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करूंगा
हारूंगा नहीं। जितनी बार फॉर्मूला भूलूंगा मैं उसको ब्लॉक कर दूं, एक बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, और जितनी बार भूलूंगा उतनी बार वापस याद करूंगा। यही तो फेस करना हुआ बेटा। आपने पढ़ा और वो जिंदगी भर के लिए याद हो गया, तो फिर काहे की एडवर्स कंडीशन, काहे की एडवर्स कंडीशन। भूलने दो, मैं भूल रहा हूं ना। हाँ, ये जरूर है कि मैं कारण आइडेंटिफाई करूंगा। शांत रहेगा ना दिमाग, दिमाग इस तरफ जाएगा, यार मैं क्यों भूल रहा हूं यार, कुछ तो कारण होगा, मेरे पढ़ने के तरीके में कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण मैं भूल रहा हूं इतनी बार याद करने के बावजूद भी। तो समझो अरे मैं ये गलती कर रहा हूं, या अपने टीचर से डिस्कस करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव जुनून वाला काम है, ठीक है। तो पॉजिटिव जुनून की डेफिनेशन, और ये इससे बचना है। एडवर्स कंडीशन में जो नेगेटिविटी डोमिनेट करती है, इससे आप बचने लग जाओगे, एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और जब भी रिजल्ट खराब आएगा तो एक पॉजिटिविटी ये रहेगी सोच की, यार जितने क्वेश्चंस नहीं बने ना सब मेरे टीचर हैं, सबसे मुझे पता चलेगा कि मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं। कितनी अच्छी बात है कि वो आज मुझे मेरी कमी बता रहा है। यही क्वेश्चन यदि फाइनल एग्जाम में आ जाता और मुझसे गलती हो जाती, तो फिर रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये सोच डेवलप करना है, इसी को कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। कि सिचुएशन कितनी खराब है, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मैं ना फिजिक्स में 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा हूं, या मैंने तैयारी करी थी यार इस बार ये सोच के कि मैं 160 क्रॉस कर जाऊंगा, अभी तक 120 क्रॉस कर रहा था, मैं 100 पे आके अटक गया। तो है ना एडवर्स कंडीशन, और मैं भूल गया था, या जो क्वेश्चन बना था वो नहीं बना, ये सारी एडवर्स कंडीशंस है। बी हैप्पी दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, ठीक है। तो ये एटीट्यूड का पहला पार्ट, कि नहीं मैं परेशान नहीं होऊंगा, इन्हीं के साथ जीना है, खुश होके जीना है। और दूसरा, मैं कारण आइडेंटिफाई करके कारण दूर करूंगा, ठीक है। एफर्ट्स को और बढ़ा दूंगा, दिन रात जुनून के साथ काम करूंगा, और बार बार रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसको एक एग्जाम्पल से समझे। एक व्यक्ति को एक बहुत ऊंची पहाड़ी चढ़ के उसके टॉप पे जो मंदिर है वहां तक पहुंचना है, ठीक है। बहुत स्टीप है, बहुत कठिन चढ़ाई है। अब वो पूरे टाइम उस मंदिर को देखते रहता है, मेरा लक्ष्य ना, मेरा ध्यान लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। पूरे टाइम वो उस मंदिर की तरफ, चोटी की तरफ देखता रहता है, तो कब उसका पांव गलत जगह पड़ जाएगा, कब वो स्लिप हो जाएगा, खाई में गिर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये सही तरीका नहीं है हर समय लक्ष्य के बारे में सोचना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लक्ष्य लक्ष्य चल रहा है तो जुनून तो है, नेगेटिव हो गया, और ये डर का कारण बनेगा। ये पूरी तैयारी को डिस्टर्ब करेगा, और किस दिन तैयारी बंद हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो अब क्या करना है, जो कदम मैंने देख लिया, ये मंजिल है मेरी, ये मंदिर है, मेरे को इस मंजिल तक पहुंचना है, तो मेरा डायरेक्शन सही है कि नहीं, मैं सही डायरेक्शन में कदम उठा रहा हूं कि नहीं उठा रहा हूं, बस इतना बार देखा। उसके बाद एक एक कदम पे फोकस है, मैं जहां कदम रख रहा हूं वहां पर मैं स्लिप तो नहीं हो जाऊंगा, मजबूत पकड़ है कि नहीं, एक एक कदम सही तरीके से उठाएगा वो बंदा, तो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये है पॉजिटिव जुनून। और जितनी बार गिरेगा, फिसलेगा, फिर से खड़ा होगा, नहीं, क्योंकि ये मंजिल टफ है, यहां पहुंचना आसान नहीं है, तो 1000 बार गिर जाऊं मैं, 1000 बार घुटने छिल जाए, मैं ऊपर चढ़ना नहीं छोड़ूंगा। और परेशान नहीं होऊंगा कि अरे अभी तो इतना दूर है, मेरे साथ वाले इतने आगे निकल गए, और मैं तो यहीं रह गया, मैं तो इतनी बार गिर गया। ये सब चीजें हैं, ये इनसे ही लड़ना बेटा, ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए कोई राक्षस नहीं आने वाला है। ये मन के राक्षस, ये मन के गुंडे, ये रोकने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मन के गुंडे हैं, मन के राक्षस हैं, इनसे कैसे लड़ना, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन करना। बेटा सारी बात यह है कि आपकी एफर्ट बहुत अच्छी होना चाहिए नेगेटिविटी से बच के। तो हम अपने मन को काबू ही नहीं कर पाते, लाख समझते हैं कि सर ने सही समझाया है कि यार ये रिजल्ट जो नेगेटिव आया है ये हमारे लिए टीचर है, कितनी अच्छी बात है, लेकिन मन तैयार ही नहीं है उसको पॉजिटिवली लेने के लिए। उन पॉइंट्स को दूर करने के लिए एफर्ट इंटेंसिटी बढ़ जाए, और जुनून के साथ आज बैठना है यार, मेरे ना 40 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे को बैठना है, एक एक का कारण आइडेंटिफाई करना है, बड़े दिनों बाद पता चला क्या गड़बड़ हो रही है। ये एनर्जी आती नहीं है जबकि आना चाहिए। तो उसका कारण समझो, तुम्हारा तुम्हारे मन पे काबू ही नहीं है, वो अपने हिसाब से चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो जो भी पढ़ाई करना है, जो भी एफर्ट डालना है, जिसके पास मन पे काबू नहीं है, वो लाख समझेगा
कि ये सही तरीका है काम करने का, ये सही एटीट्यूड डेवलप करने का तरीका है, वो कर नहीं पाएगा। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दी है बेटा। क्या एडवाइस दी है? मन पे काबू लाना है तो ये एक्सरसाइज है, यहां टिकाओ मन को, आते जाते सांस पे मन टिकाओ। शुरू में ऐसा होगा और ये खूब भटका, खूब भटका, खूब विचारों में उलझा, यहां टिका ही नहीं। देखो, पता चला ना, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में ही नहीं है। तुम चाहते हो यहां सांस को जाने, वो तुम्हारी सुनता ही नहीं है, वो तो विचारों में उलझा रहता है, वो तो अपने हिसाब से चाल चलता है। तुमने दृढ़ निश्चय किया, मैं लड़ूंगा, ये 1000 बार यहां से भटकेगा, मैं 1000 बार वापस लेके आऊंगा, 10 मिनट में 10,000 बार भटकेगा, 10,000 बार वापस लेके आऊंगा। जब पता चलेगा उसको यहां लेके आऊंगा। तो देखा, अनुभव हुआ कि शुरू में पहले दिन जब हम ध्यान करने बैठे थे तो ये सपोज 500 बार भटका, एक एग्जांपल, कोई काउंट तो करता नहीं, एक नंबर से समझा रहा हूं, 500 बार भटका, 500 बार वापस लेके आए। 2 महीने बाद देखा 100 बार भटका, और ये कितनी बड़ी जीत हो गई, या 250 बार भटका। तो धीरे धीरे मन पे काबू आ रहा है ना। तो मन पे काबू आ रहा है तो अब जो आप सही समझते हो वैसा होने लगेगा, वैसा आप कर पाओगे। आप डिसाइड करोगे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना इतना बढ़िया टाइम है, इतना बढ़िया टाइम है। सर ने कहा है कि चीजों को लंबे समय तक याद रखना है तो सुबह उठ के पढ़ेंगे। एक प्रॉब्लम है, हम रात को पढ़ते हैं तो हम भूलते हैं, भूलोगे ही भूलोगे। सुबह पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। तो सुबह उठना है तो वो गुंडा खड़ा हो जाएगा आलस का। आलस, अरे कोई बाहर का कोई व्यक्ति थोड़ी रोक रहा है कि तू सुबह जल्दी मत उठ। हम अपने आलस से हार जाते हैं, तुम्हारा मन काबू में ही नहीं है। अरे एक बार बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाओ ताकत के साथ, 2-3 दिन में आदत पड़ जाएगी। उठ भी गए और पूरे टाइम आलस से हार रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद सो गए और फिर बहुत ज्यादा सो गए। किससे हारे तुम? तुम्हारे पास मन की ताकत ही नहीं है। तो ताकत नहीं है तो जो भी मैं बोल रहा हूं नहीं कर पाओगे। तो ये ताकत बढ़ाने का तरीका लॉजिकल है कि नहीं? पहले वो तुम्हारे काबू में नहीं है और लड़ रहे हैं उससे। ये जंग लड़ेंगे सुबह शाम 10-10 मिनट। यहाँ बैठ, तुझे सांस को जानना है, न विचारों को दबाने की कोशिश करना है, विचारों को सप्रेस नहीं करना है, न विचारों में उलझना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि हम नहीं चाहते कि विचारों में उलझे तो भी उलझ जाएंगे। जब पता चला कि सांस से मन हट गया, वापस सांस पे लेके आना है। तो ये ध्यान के नाम से क्यों घबरा रहे हो? ध्यान को ध्यान मत मानो। जैसे जिम में जाके डंबल्स उठाते हो तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना, तो ये जिम है, माइंड का जिम, तो अच्छा लगेगा। ध्यान के नाम से रिपल्शन आता है, ध्यान तो बुढ़े करते हैं, बूढ़े लोगों का काम है, हम कहा ध्यान, नहीं नहीं। बूढ़े लोग जिम जाते हैं क्या? बताओ, जिम कौन जाते हैं? अरे यंगस्टर्स जाते हैं। तो ये माइंड का जिम है। कितनी बढ़िया प्रैक्टिकल एडवाइस है कि धीरे धीरे मन यहाँ टिकने लगेगा, समय लगेगा। लोग कहते हैं सर हम तो 2 मिनट भी नहीं कर पाते, 2 मिनट भी हमारा मन नहीं टिकता। और ये 2 मिनट नहीं टिकता तो तुम्हारे लिए तो उतना 200 गुना ज्यादा जरूरी है बेटा। मन जिसका लगातार टिकता है उसको तो जरूरत ही नहीं है। तो तुम्हें तो ज्यादा जरूरी है। तो 10 मिनट की लड़ाई लड़ेंगे और फिर तैयारी में इतना पॉजिटिव चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट से अपने आप को काट रहे हैं। मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पहाड़ की चोटी की तरफ हमेशा देखे चले जा रहे हैं, हमेशा देखे चले जा रहे हैं, तो स्लिप हो गई, गड्ढे में गिर जाओगे। हर रिजल्ट दुख देने वाला है। हर बार जब खराब रिजल्ट आएगा तो मन में डर बढ़ने वाला है, क्योंकि तुमको रिजल्ट से चिपकाव हो गया है। अरे चिपकाव नेगेटिव चीज है। खूब इच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इच्छा होना चाहिए, सिर्फ एक ही इच्छा इस समय लाइफ में, मेडिकल एग्जाम, जुनून। लेकिन पॉजिटिव जुनून, तैयारी के ऊपर पूरा फोकस, रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं। मुझे बताओ, रिजल्ट के बारे में सोच सोच के सिलेक्शन होगा कि तैयारी करने से सिलेक्शन होगा? मुझे बताओ, जल्दी बताओ मुझे। तैयारी। तो बेटा एक लाइफ में ये चेंज लेके आओ। हर रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट से लिंक नहीं करना है। हर रिजल्ट को तैयारी से लिंक करना है कि मुझे कैसे तैयारी करना है। कि इतना अच्छा लगेगा ना, अंदर से इतना खुश फील करोगे कि यार मैं सही तरीके से तैयारी कर रहा हूं। और देखो कितना खराब रिजल्ट आया, अब मौका आया मन की ताकत बढ़ाने का। जिंदगी में सक्सेस मिलेगी एटीट्यूड से। तो मेरे को जो खराब रिजल्ट फेस करना पड़ रहा है, तो खराब सिचुएशन फेस करने को मिल रही है, तभी तो मन की ताकत बढ़ेगी। जब तक आप खराब सिचुएशन फेस नहीं करोगे कैसे ताकत बढ़ेगी बेटा? तो खुशी मिलेगी, चैलेंज एक्सेप्ट करेगा माइंड। हाँ, और कभी कभी डर भी आएगा, यार ये तो ऐसी हालत खराब है, यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो एकदम से मन का दूसरा हिस्सा कहेगा, यही चैलेंज वाली सिचुएशन है ना, यही टफ सिचुएशन है ना, सर ने यही बताया है, इसी टफ सिचुएशन में जीना है, खुश रह के जीना है।
तभी टफ बनेंगे। अरे सारे प्रयास अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, हर बार 650 प्लस आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, तो ये टफ सिचुएशन है क्या? बताओ बताओ, ये टफ है क्या? नहीं ना। तो फिर कैसे टफ हुई मेडिकल की तैयारी? तो एक्चुअल में टफ सिचुएशन है, उसको फेस करना है। इतना अच्छा लगने वाला है मेरी ये बात यदि दिमाग में बैठ गई तो, कि नहीं यार ये सर सही बोल रहे हैं, एटीट्यूड डेवलप करने के लिए टफ सिचुएशन फेस करने की प्रैक्टिस होना चाहिए, और हो रहा है। आपकी क्वेश्चंस थोड़ी देर बाद पूछना बेटा, मैं अभी देख पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना। बहुत सारा बैकलॉग पेंडिंग है, और ये तो ये चैलेंज है ना कि नए टॉपिक्स आते चले जा रहे हैं, एग्जाम क्लोज आती चली जा रही है, और इतना बैकलॉग पेंडिंग है, तो शेर के जैसे डिसाइड करने के नहीं घबराएंगे। और जैसे जैसे मन पे काबू आएगा तो क्या होगा, आप डिसाइड करो कि आज 4 घंटे हैं हमारे पास, 4 घंटे, आज 4 घंटे पढ़ेंगे, तो पढ़ पाओगे बेटा, बैठ पाओगे पढ़ने। और उसमें भी नेगेटिव एवैल्यूएशन मत करो कि यार 4 घंटे में मैंने डिसाइड किया था कि 40 पेजेस कंप्लीट करना है और मेरे तो 25 पेजेस ही हुए। नहीं, जो किया ठीक से किया ना, जो किया बहुत अच्छे से किया, तो फिर जो छूट गया उसका नेगेटिव इवैल्यूएशन मत आने दो। ठीक है। यदि आपने 4 घंटे का टाइम अवेलेबल था, उसमें आपने सिंसियर एफर्ट डाली, और फिर भी आप 25 पेजेस ही कवर कर पाए, 15 पेजेस आपके छूट गए, तो बिल्कुल नहीं सोचना जो 15 पेजेस छूटे हैं, 15 पेजेस जो आप नहीं कवर कर पाए, वो 25 पेजेस जो आप कवर कर पाए उनको इंपॉर्टेंस देना। और जब आप खूब मेहनत करोगे, आपका कर्तव्य, आप जो आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाई की फुलफिल करोगे, रात को सोओगे तो इतनी बढ़िया नींद आएगी, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आने वाली है, कूल फीलिंग आने वाली है। भले से एग्जाम बहुत क्लोज है, बहुत बैकलॉग है, लेकिन एक एक कदम बहुत अच्छा उठ रहा है ना, आज तो हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। ठीक है। तो डर धीरे धीरे कम होगा। डर कम करने के लिए ये काम करना पड़ेगा, रोज जो काम हो रहा है एक दिन का टारगेट रखना है, रोज का काम रोज जुनून के साथ, पॉजिटिविटी के साथ फिनिश करना है। ठीक है। तो इसमें ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है बेटा। मन पे जिसके काबू नहीं है वो कोई काम, बताओ मेरे को, जिसका मन कमजोर है, कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है? बताओ मेरे को। तो आपको मैं प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं, और सही बात बता रहा हूं। अपने आप को फाइनल एग्जाम के रिजल्ट से कट ऑफ करो, उसकी तैयारी से लिंक करो। हर रिजल्ट को हम तैयारी से जोड़ेंगे। ठीक है। और यदि मन शांत रहा तो आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और दूर कर पाएंगे। अच्छा, फिर टारगेट कैसे रखेंगे? आज से एक नई लाइफ चालू करेंगे, आज से एक नई लाइफ चालू करेंगे, और यू कैन बी सिलेक्टेड। आज तक यदि आप टॉप 100 में नहीं आए, टॉप 200 में नहीं आए, 500 क्रॉस नहीं किया, 600 क्रॉस नहीं किया, तो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं। इतनी एनर्जी मिलेगी इससे, इतना मोटिवेटेड फील करोगे। अपनी बात कहता हूं, मैंने अपने फाइनल 3 इयर्स की पढ़ाई सेंट पॉल से करी है, और उस समय जब मैं सेंट पॉल्स में था, सेंट पॉल इंदौर का नंबर 1 स्कूल हुआ करता था। जो भी आईआईटी में सिलेक्शन हुआ करते थे वो सिर्फ सेंट पॉल से होते थे, इक्का दुक्का बाहर का कोई सिलेक्ट होता था, और सेंट पॉल के टॉपर्स ही हुआ करते थे। मैंने मैथ्स लिया था, ऑब्वियसली बात है। मैथ्स के उस समय 2 सेक्शंस थे, दोनों सेक्शंस में मिला के मेरी पोजीशन बहुत पीछे थी, शायद 39 या 49 थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो मैं तो इतना लो प्रोफाइल में था वहां कि मैंने आईआईटी की तैयारी ही नहीं करी। 12th की एग्जाम के साथ साथ मैंने आईआईटी का फॉर्म भरा ही नहीं। पीईटी दी मैंने, और उस समय पीईटी हुआ करती थी, पीईटी के थ्रू मेरे को जीएसआईटीएस में सिविल ब्रांच मिल गई। वहां जब एडमिशन मिला तो मेरे मेरी बहुत पिटाई हुई, रैगिंग बहुत बुरी तरीके से हुई, वहां का माहौल बहुत खराब था। जो पढ़ाई का माहौल था वो भी बिल्कुल बेकार था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना पढ़ाने वाले ठीक थे। तो एकदम से रिपल्शन आया और मैं डर भी गया। मन में जो सपने थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, इतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक अच्छा करियर बनाएंगे, सब चूर चूर। और इतनी पिटाई हुई कि डर बैठ गया। तो करीबन 4 या 6 महीने निकल गए, तब डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ नहीं जा सकता। तो मेरे फादर ने बोला, देख भाई, अब यहाँ नहीं जाना तो दूसरे एग्जाम, दूसरे कॉलेज के लिए एग्जाम की तैयारी करो, और सबसे बढ़िया आईआईटी, उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करोगे तो दूसरे कॉलेजेस की तैयारी हो ही जाएगी। तो मैंने डर के मारे तैयारी चालू करी। और तैयारी कैसे करना है,
ये समझने के लिए मैं अपने टीचर के पास गया, अपने फिजिक्स टीचर के पास गया। तो उन्होंने मुझे मालूम क्या कहा, मैंने वहां जीएसआईटीएस में मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया था, तो उनको नहीं मालूम था, उनको ये लगा कि मैं ड्रॉप लेने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी साहब, आपको सिविल ब्रांच में सीट मिल गई है, अगले साल तो वो भी नहीं मिलेगी यदि आपने ड्रॉप ले लिया तो। क्योंकि बेटा मेरा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस था वो बहुत खराब था, तो उसके हिसाब से उन्होंने एडवाइस दी। मुझे लगा मुझे डीमोटिवेट कर दिया। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरा भला ही सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये ड्रॉप लेगा तो कहीं का नहीं रह जाएगा, एक साल और खराब कर लेगा। ऐसा मेरा उस समय सबको लगता था कि मैं सिलेक्ट हो ही नहीं सकता था। मेरे को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, पता नहीं मेरे पिताजी को उस समय क्यों था, वो आज समझ में आया क्यों था। फिर भी मैंने तैयारी चालू करी, और 91 में मैंने 12th की एग्जाम दी थी, और हमारे सेंट पॉल के जितने भी टॉपर्स थे सबने आईआईटी भी दी थी। 91 में एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन लोगों ने भी ड्रॉप ले लिया, और वो शुरू से ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे थे, और मैंने 6 महीने बाद तैयारी चालू करी, और फिर बहुत सीरियसली तैयारी चालू करी। तैयारी चालू करने के बाद मेरे दिमाग में ये तो था ही कि टॉपर्स सब तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन इन्हीं में से किसी का होने वाला है, होता ही उन्हीं का है, और मैं तो बहुत पीछे वाला हूँ। और मैंने तैयारी 6 महीने बाद चालू करी, और तैयारी बहुत अच्छे से चालू करी, और पहले टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस 0-3-0 था। मैथ्स में 3 थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 0-0 मार्क्स। तो उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई, कि यार एक डर वाली फीलिंग भी आती है ना, कि 6 महीने बाद चालू करी, सारे जो टॉपर्स हैं वो भी ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हो, इंदौर से 1 या 2 लोगों का, 2 या 3 लोगों का होता था, तो मेरी तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन ये वो समय था, भाई ड्रग्स तो मैंने बाद में लेना चालू किया, उस समय पॉजिटिविटी भी बहुत थी, डर भी था और पॉजिटिविटी भी बहुत थी, तो मैंने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए तैयारी नहीं छोड़ेंगे। तैयारी में रत्ती भर भी कमी नहीं आने देंगे, लेकिन टेस्ट नहीं देंगे, जो कि गलत डिसीजन था। उसके बाद मैंने टेस्ट देना ही बंद कर दिया, और तैयारी अल्टीमेट तरीके से करी। 1992 में पूरे इंदौर से सिर्फ एक सिलेक्शन था आईआईटी में मेरा, और 873 रैंक लगी मेरी, और मुझे एमपी गवर्नमेंट की तरफ से उस साल विवेक वीर पुरस्कार दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों से मुझे भोपाल में ये पुरस्कार मिला। 6 महीने बाद तैयारी चालू करी, पीछे वाले स्टूडेंट ने तैयारी चालू करी, जिसका फर्स्ट टेस्ट का परफॉर्मेंस ऐसा था कि कोई भी बोल देता कि छोड़ दे भाई, तू तो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी चालू कर। हुआ ना। ये मिराकल नहीं है, इट इज ऑल द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव डेडिकेशन, पॉजिटिव जुनून। अपनी तैयारी पे फोकस है। अब रिजल्ट, मैं बार बार उस बात को दबाता था, मेरे पास और कोई तरीका तो था ही नहीं, हमको कोई एडवाइस करने वाला तो था ही नहीं, आप ही खुद ही के टीचर थे, सेल्फ प्रिपरेशन थी, कि नहीं मुझे रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। डर आता था कि वापस जीएसआईटीएस में मैं गया तो फिर वही हालत, नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने बोला यार, ये डर डर के तो तैयारी खराब होने वाली। अब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। अब 6 महीने डूब के तैयारी करेंगे, देखेंगे, उसकी बात सोचेंगे। और फिर मैं जी पाया, मतलब मैं स्ट्रेस में नहीं रहा। इस थिंकिंग एटीट्यूड का फायदा ये हुआ कि मैं बहुत खुश रहा 6 महीने, उस डर से बच गया, मैं महत्व ही नहीं देता था उस बात को। और मैंने उस समय मेरी कॉलोनी की क्रिकेट टीम से 2 नाइट टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किया, 10-10 दिन चलते थे वो टूर्नामेंट, तो मैंने वो उसमें भी पार्टिसिपेट किया, और तैयारी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो देखो एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट आया। इट इज नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है ये। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स डूइंग दिस, मतलब वो इतनी लेट प्रिपरेशन चालू करते हैं, मतलब उनमें जागता है ये कहानी सुन के या किसी दूसरे तरीके से, एक मोटिवेशन जागती है, एंड दे चेंज देयर गियर्स, वो अपने सोचने का तरीका ही बदल देता है कि यार रिजल्ट जाए चूल्हे में, तैयारी पे फोकस करना है। तो जैसे ही ये चेंज आता है, तो अब जो तैयारी में जो स्ट्रेस और टेंशन इकट्ठी होती थी ना हर रिजल्ट के बाद, अब खत्म, और लेना देना ही नहीं, अरे नहीं होगा ना, नहीं होगा तो तब की तब देखी जाएगी, इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। लेकिन एक पॉजिटिव चीज क्या डेवलप होती है, अरे नहीं भी होगा तो मैं इतनी एडवर्स कंडीशन में भी जी जान से तैयारी कर रहा हूं, तो स्टील आ रहा ना मेरे अंदर, अरे सच है। और दिन भर जब मेहनत करता है मजदूर, पसीना पसीना हो जाता है, रात को जब वो सोता है कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, ऐसी गहरी नींद आती है उसको, किसी बात की चिंता उसको सता नहीं सकती, क्योंकि दिन भर मेहनत करिए, तुम भी वो मजदूर हो बेटा। अरे जो होगा देखा जाएगा, आज दिन भर बहुत मेहनत करी ना, चादर तान के सोए, कोई चिंता तकलीफ नहीं देगी, ये भी लॉ ऑफ नेचर है।
लेकिन मन पे काबू होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो विचारों में उलझा ही रहेगा, उलझा ही रहेगा। तो चैनलाइज करने का प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं। जानते हुए भी लोग सही रास्ता नहीं यूज कर पाते। स्टेज पे जाके स्पीच देना, हम जानते हैं कि डरना बुरी बात है, लेकिन डरने से बच पाते हैं क्या? नहीं, मन हमारा काबू में ही नहीं है, वो सही तरीके से सोचता ही नहीं है। तो मन पे काबू ये नहीं छोड़ना बेटा, नहीं छोड़ना। साइंस है, खुद दिमाग लगाओ कि ये मन पे काबू हासिल करने के लिए सही है कि नहीं। मन भटकता वापस लेके आया, भटकता वापस लेके आया, तो धीरे धीरे काबू में आएगा, आएगा। ठीक है। तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स चेंजिंग गियर पोस्ट दिवाली। ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारे नहीं है, बट देर आर। तो बेटा जो सोचेगा उसके लिए होगा। आप बस ये सुन के, जो मोटिवेशनल सेशन है उसको अटेंड करके फिर पुराने ढर्रे पे चले जाओगे तो कैसे मिलेगा रिजल्ट? ये चीजें याद रहेंगी, ऐसे याद रहती हैं। जो सिलेक्ट होते हैं ना, इस समय तैयारी चालू करते हैं सही तरीके से और याद रखते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। आप उनमें से एक बनना चाहते हो तो याद रखो। तो इन बातों का आपकी तैयारी पे इतना गहरा असर होने वाला है, आप यू विल फील लाइक कि आज तक नहीं हुआ ना, आज से तैयारी चालू करेंगे तो भी हो सकता है। हमारा हुआ ना बेटा, लाइव एग्जाम्पल है, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है। और फिर ये बात ध्यान से सुने भाई, ध्यान, मन पे काबू के बिना कुछ भी नहीं होगा, ये सब मानेंगे, है ना। आप रियल मेरा ही है ना बेटा, आज से मेरा रास्ता क्लियर। मेरा ही एग्जाम्पल है ना बेटा। ठीक है। जब ये खत्म होगा ना पेंडेमिक, जब आप मिलोगे तो मेरा आईआईटी के रिजल्ट देखना आप। ठीक है। और शायद वो 1992 में जो लिस्ट आई थी आईआईटी के रिजल्ट की, वो पढ़ना, इंदौर से एक ही बंदा मिलेगा। मेरे पास वो भी रखा है। आई थिंक वो संभाल के रखा है, नया घर बना है तो चीजें इधर उधर हुई हैं, बट रिजल्ट जो मेरे को भेजा गया था वो तो मेरे पास है। ठीक है। आपने ड्रग्स क्यों लिए? वो मेरी कमजोरी थी बेटा। हाँ, आई डोंट माइंड एनीबडी आस्किंग कि मैंने ड्रग्स क्यों लेना चालू किया। ठीक है। वो बताऊंगा। अभी तो आपकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप इस तरह की चीजों में फंसो, और मन आपको काबू में आ जाएगा तो कोई नेगेटिव चीज आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो यदि मन पे काबू नहीं तो कुछ भी आप नहीं कर पाओगे, कि अच्छी अच्छी बातें सुन के, सही तरीका सुन के भी वो फॉलो नहीं कर पाओगे, तो क्या मन पे काबू हासिल करना? ये ध्यान से मन पे काबू आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और फिर जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, IQ, ये चीजें बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये सब बढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान तभी सही होगा जब शीलों का पालन करोगे। मैंने 5 शील आपको बता दिए थे ना। एक बार रिपीट कर दें, सुन लो एक बार और। हत्या नहीं करना है, 5 शील। पहला, हत्या नहीं करना। तो हाँ, हम कहाँ किसी की हत्या करने जाते हैं? हम मच्छर मार देते हैं, काकरोच मार देते हैं, इनको भी नहीं मारना बेटा। अवॉइड किलिंग एनी लिविंग बीइंग। सर मच्छर बार बार परेशान कर रहा है, पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है, अरे भाई ओडोमोस लगा लो। ठीक है। किसी को नहीं मारना है। दूसरा, चोरी नहीं करना है। तो हम कहाँ किसी की चोरी करने जाते हैं? कोई चीज जो बहुत पसंद है कहीं पड़ी और कोई देख नहीं रहा है तो भी नहीं उठाएंगे। उठाएंगे तो डिपॉजिट कर देंगे अथॉरिटीज के पास। जो चीज हमारी नहीं है और हमें किसी ने नहीं दी है वो हम नहीं लेंगे। ठीक है। तीसरा, हम नशा पता नहीं करेंगे, किसी तरह के इंटॉक्सिकेंट्स हम कंज्यूम नहीं करेंगे। चौथा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब ये ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन एक बार और बता दूं। ब्रह्मचर्य की जो डेफिनेशन है, मैरिड लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए, किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने मैरिड पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अलाउड है। तो ये ब्रह्मचर्य हुआ मैरिड लोगों के लिए। जो बैचलर्स हैं, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अलाउड नहीं है। हाईली डेट्रीमेंटल, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर सेल्फ सेक्स या मास्टरबेशन इसका ब्रीच माना गया है क्या? तो उसके लिए क्लियर एडवाइस है कि यदि आप गंदी मूवीज देखते हो, गंदी साइट्स विजिट करते हो, गंदे गाने देखते हो, गंदी किताबें पढ़ के अपने आप को एक्साइट करते हो और फिर आप मास्टरबेट करते हो या फिर सेल्फ सेक्स परफॉर्म करते हो, दैट इज नॉट अलाउड। एब्सोल्युटली नो।
हाईली डेट्रीमेंटल। तो इन चीजों से बचना है, गंदी मूवीज, गंदी साइट्स, गंदी किताबें, गंदे गाने, गंदे इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोगों से बचना है। देन वॉट एवर हैपन्स नेचुरली लेट इट हैपन। ये ब्रह्मचर्य हुआ। और जो आखिरी वाला जो सबसे मुश्किल है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये जो झूठ नहीं बोलने वाला, ये धीरे धीरे करके डेवलप होता है। आप मुझसे पूछें कि सर क्या आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा कि नहीं यार, अभी भी झूठ बोलने में आता है, पहले से बहुत कम आता है, एक सामान्य इंसान से कम आता है। ठीक है, लेकिन अभी भी आता है, ये कमी है, कोई एक्सक्यूज नहीं है ये। बट जैसे जैसे झूठ बोलने का कंटेंट कम हो रहा है, लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो ध्यान में आगे बढ़ना है, मन पे काबू हासिल करना है, और फिर लाइफ अच्छे से जीना है, खुश लाइफ जीना है। तो बेटा, मन पे काबू हासिल करने के लिए 5 शील बहुत जरूरी है, जिसमें 2 एब्सोल्यूट हैं, बाकी टूट जाते हैं तो वो ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करते हैं। ये 2, नशा और ब्रह्मचर्य, ये एब्सोल्यूट होने चाहिए। इनमें यदि कॉम्प्रोमाइज किया, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, कुछ अच्छा नहीं होने वाला लाइफ में। हाँ, कभी मच्छर को मार दिया, कॉकरोच मार दिया, इंसान इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, किसी छोटे जानवर को मार दिया तो थक जाता है, उसका अपना नेगेटिव इंपैक्ट आता है, बट इट्स नॉट सो डेट्रीमेंटल, स्टिल यू कैन मैनेज। या झूठ बोल दिया कि बाहर गए थे दोस्तों के साथ, खेल खेल रहे थे, और माँ ने पूछा तो माँ को कह दिया कि हम तो सब ग्रुप स्टडी कर रहे थे, चल जाता है। ठीक है, बट ये दोनों नहीं चलते। फिर उसके बाद एक और इतना बढ़िया नियम है, मन मन को इतना अच्छा लगेगा आप लोगों के, इतना अच्छा लाइट फील होगा जब भी टफ सिचुएशन फेस करोगे। तो ये पॉइंट आपको खूब मोटिवेट करने वाला, 2 पॉइंट्स, एक तो मैंने बताया, 3 पॉइंट्स बहुत बहुत आपको रिलैक्स करने वाले हैं। पहला पॉइंट तो ये कि भाई, तैयारी करने का सही तरीका ये है कि रिजल्ट से कट ऑफ करके तैयारी पे फोकस करना, और फिर इस पे लौट के आएंगे अच्छे से तैयारी कैसे करना, तो सक्सेस मिलेगी। दूसरा ये, जब जागो तब सवेरा, आज से तैयारी चालू करेंगे, आज से नया जीवन चालू करेंगे, यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, और इसी में ये पॉइंट आता है कि भाई, तैयारी जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कि हमको रिजल्ट की चिंता नहीं करना है, हमको तैयारी की चिंता करना है। इससे एटीट्यूड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तैयारी अच्छी होगी, जो बहुत अच्छे से तैयारी करेगा ना, उसको इतना अच्छा लगेगा, अरे मैं तैयारी कर सकता हूं। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, मैं जीतूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो जीतूंगा ही। ओवर कॉन्फिडेंस ये मरेगा। कॉन्फिडेंट आदमी, और इस जीत को हासिल करने के लिए जितनी एफर्ट लगेगी उससे ज्यादा डालूंगा मैं, ये कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा। एफर्ट डालने वाले को मालूम है कि वो एफर्ट डाल सकता है, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। और वो रिजल्ट से अपने आप को कट ऑफ करेगा ना, तो जो नेगेटिव रिजल्ट एफर्ट डालने के बावजूद भी आता है, वो भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि उससे ये आएगा कि यार, इतने खराब रिजल्ट पे भी मैंने, है ना, नेगेटिव पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके उनको दूर करने के लिए मेहनत बढ़ा दी। 10 बार फॉर्मूला भूला, 11वीं बार फिर मैंने याद किया उसको। यही तो एटीट्यूड होता है नेगेटिविटी से लड़ने का। तो एक अच्छा फील, कॉन्फिडेंस वाला फील आएगा। तो 2 पॉइंट्स ये हो गए। और तीसरा पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ नेचर, सो वंडरफुल, सो इजी, ये आपकी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है कि भाई, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम, जो भगवान को मानते, कई बार वो बच्चे आते हैं कि सर हम इतनी पढ़ाई करते हैं, वही क्लास अटेंड करते हैं जो मेरा दोस्त कर रहा है, XYZ, वो कम पढ़ता है, कम मेहनत करता है, तो भी उससे क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, उसकी रैंक बहुत अच्छी आती है, और देखो सर, उसकी तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे साथ ये पार्शलिटी क्यों हो गई। ये लॉ ऑफ नेचर समझो बेटा, और आंख बंद करके मत मानना। गेहूं का दाना बोएंगे तो गेहूं उगेगा, चावल का दाना बोएंगे तो चावल उगेगा। हमारा जो दिमाग कमजोर है, या किसी को लगता है मेरा कलर डार्क है, या किसी को लगता है कि मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, किसी को लगता है मेरी हाइट कम है, किसी को लगता है मेरी मेमोरी वीक है, हजार तरह की जो कमियां हैं इंसान में रहती हैं। और उसके लिए कई बार वो ब्लेम मोड में आ जाता है, भगवान, मैं तो भगवान को इतना मानता हूँ, मैं तो कोई गलत काम नहीं करता हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा, ये जो भी हो रहा है ना, जो भी आज गेहूं की फसल आप काट रहे हो, वो पुराना गेहूं जो बोया है उसकी फसल काट रहे हो आप। आपने जो आज तक नीम के बीज बोए हैं, बुरे काम किए, उनका फल आपको फेस करना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ नेचर, कोई नहीं बचा सकता, कितना भी भगवान का नाम ले लो। तुमको चैलेंज देता हूं, प्रैक्टिकल चैलेंज, तुम नीम का बीज बो, और जिस भगवान को तुम मानते हो उसकी जैसी पूजा तुमको करना है, चैलेंज ले लो। या तुम जिस पुजारी को मानते हो, जिस संत को मानते हो,
उससे जाके प्रार्थना करो कि ये जो मैंने नीम का बीज बोया है ना, इससे तुम आम का फल निकलवा दो, तो मैं भगवान को मानने लग जाऊंगा और मैं पूरी तरह से समर्पित हो जाऊंगा। करके देख लो। अरे कोई नहीं करेगा, वो ऊपर जो बैठा है भगवान बैठा भी है तो वो ये कहेगा, मैं गारंटी लेता हूँ तूने आम का बीज बोया ना तो तेरे को हजारों आम के फल मिलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तू ये उल्टी पुल्टी बात मत कर। तू नीम के बीज बोएगा और मेरे को आके तू प्रार्थना करता घंटी बजाता है कि मैं उसमें से आम का फल दे दूं तेरे को, तो ये तो होने वाला नहीं है। तुमको लगता है कि सर की बात गलत है तो ट्राई करके देख लो। कितना इजी है भगवान का नियम, प्रकृति का नियम। तुम्हें लाइफ में अच्छे फल खाना है, मीठे फल खाना है, तो नीम के बीज मत बो। तो आज तक तो तुमने दोनों तरह के बीज बोए हैं ना। अच्छे काम भी किए बेटा तुमने, बुरे काम भी किए। जैसे कभी हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, रास्ते में कोई गरीब आदमी दिखा, बहुत बूढ़ा है, भूखा है, तो हम उसको कुछ पैसे दे देते हैं या कुछ खरीद के दे देते हैं या उसको स्वेटर खरीद के दे देते हैं। और कभी कभी हम अपने माँ बाप का दिल दुखा देते हैं, जीरो होती तो अपने दोस्तों को बहुत कड़वे वचन बोल देते हैं, खूब गंदी बात कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, कई बार चीटिंग कर लेते हैं एग्जाम में, तो बुरे कर्म भी करते हैं। तो ग्रे दोनों का मिक्स लॉट है। तो अच्छा बुरा सब होता है हमारे साथ, लेकिन हमारे बुरे कंटेंट ज्यादा डोमिनेट करते हैं, बुराई बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है ना। तो हमको इतनी खुशी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है बात रियलाइज करके कि आज तक तो हमने जो किया वो किया, लेकिन आज तो हमारे काम हमारे काबू में है। आज से तो हम सिर्फ आम का बीज बो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है यार। पूरी लाइफ ऐसे चेंज कर सकते हो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे किसी का दिल दुखे। ठीक है। किसी का मन खुश हो ऐसा ही काम करो, लेकिन शील नहीं टूटना चाहिए उसमें। कोई एक नशेड़ी, बहुत नशा करने वाला आदमी, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, वो तुम्हारे पास आ जाता है, अरे साहब मेरे को 100 रुपए दे दो, मैं बिना शराब के नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। तुमको लगता है यार इसके शराब पीने से इसको खुशी मिलेगी, तो मैं 100 रुपए दे देता हूँ। नहीं चलेगा। अगेंस्ट नेचर नहीं चलेगा, नहीं करना। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें तुम्हारा है किसी और का शील टूटे। ऐसा ही काम करो जिसमें शील ना टूटे और किसी का दिल ना दुखे। हाँ, शील पालन करने पर किसी का दिल दुखता है तो ये उसकी जिम्मेदारी, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो एक लिमिट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी सही गलत की। तो अब से आगे यदि आप अपनी लाइफ में आम के बीज ही बोगे तो बेटा आगे आपको आम का फल खाने को मिलेगा। भले से थोड़ी दिन आपको नीम के पुराने फल खाने को मिल रहे तो क्या प्रॉब्लम है। आई फील सो वंडरफुल, सो गुड। यार अब मेरे को बात समझ में आ गई है कि गेहूं का दाना तो गेहूं उगेगा, चावल का दाना तो चावल उगेगा, तो मुझे चावल खाना तो मैं चावल बोऊं। ठीक है। तो आप किसी का भी दिल दुखाने से बचो, और खास करके पेरेंट्स का। ठीक है। और पेरेंट्स का सही रिस्पेक्ट, उसकी डेफिनेशन एक बार और समझा देता हूं। कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो जरूरी नहीं वो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कर रहा है। पेरेंट्स जब आपके मन मन की बात करते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा कर रहे हैं, सब आपकी इच्छाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं, और फिर आप उनका रिस्पेक्ट करते हो, उनसे अच्छे से व्यवहार करते हो, तो ये बनिए वाला रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। पेरेंट्स ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल गलत लगती है, जो लॉजिकली सपोज गलत भी है, भाई वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, सब कुछ गलत है, तो भी आप उनसे डील करते समय उनका रिस्पेक्ट पूरा मेंटेन कर रहे हो, कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं कर रहे हो, तब ये रियल रिस्पेक्ट है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि पेरेंट्स की गलत बात को एक्सेप्ट कर लो, सही बात रखो, लेकिन शांत मन से, प्यार भरे चित्त से। पेरेंट्स हैं, बहुत गलत बात बोली, मान लो एक एग्जांपल, कोई बच्ची अपने क्लास के किसी फ्रेंड से सिलेबस पूछ रही है, और माँ ने आके बोला ये तेरा क्या गलत अफेयर चल रहा है ना, लड़कों से बात करती रहती है, चरित्र पे एक लांछन लगा दिया। तो कितनी गलत बात बोली। वो बच्ची अपने दोस्त से पढ़ाई की बात कर रही है क्योंकि वो बच्चा सिंसियर है, एक सही एडवाइस देगा, और माँ ने या पिता ने लांछन लगा दिया, तो मन में बहुत क्रोध आएगा। बेटा गलत बात बोली है उन्होंने। यदि आप पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हो तो इस सिचुएशन में भी उनसे उतने ही सम्मान से बात करोगे, नहीं तो आपका रिस्पेक्ट गिव एंड टेक वाला है, बनिए वाला रिस्पेक्ट है, कोई फल नहीं मिलेगा, वो कंडीशनल है। रियल रिस्पेक्ट ही है। और फिर उनको समझाओ, अपनी तरफ से शांत मन से समझाओ। जब आप शांत हो जाओ तब समझाओ। क्रोध आ भी रहा है तो उनके साथ गलत गलत व्यवहार नहीं करना। जब आपका मन शांत हो जाए तब उनको सही सिचुएशन समझाओ। ठीक है। ये रियल रिस्पेक्ट हुआ। तो
जो लोग अपनी लाइफ में ये चेंज लाते हैं वो देखते हैं कि 2 महीने 3 महीने से करने के बाद थिंग्स आर इंप्रूविंग अ लॉट. लॉ ऑफ नेचर इज वर्किंग. विल फील सो लाइट. अरे कितना इजी है जिंदगी को अच्छा करना. अच्छे काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा. ठीक है. उसके लिए मन पे काबू होना चाहिए. उसके लिए भी खूब गुस्सा आ रहा है मम्मी पापा पे, मन पे काबू नहीं है और उल्टी सीधे शब्द निकल रहे हैं, अरे अपने लिए आगे तुमने नेगेटिविटी ही जनरेट की. तो काबू बहुत जरूरी है ये. ठीक है. तो ये 4-5 पॉइंट्स ध्यान रखना. अभी हेल की लाइफ जियो देन हेवन की लाइफ नहीं बेटा, अभी हेल की लाइफ नहीं. क्या होता है, आप आज से अच्छाई का जीवन जीना चालू करते हो तो आज से ही थोड़ी थोड़ी शांति आनी चालू हो जाएगी. ठीक है. चीजें इंप्रूव होना चालू हो जाएगी. अरे मैसेजेस इतनी जल्दी ऊपर नीचे जा रहे हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ. पार्थ सर प्लीज एक बार. नहीं सुबह ध्यान जरूरी नहीं है बेटा. 2 टाइम 10-10 मिनट ध्यान जरूरी है. ठीक है. और जब भी पढ़ने बैठेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट पहले सांस के ऊपर मन टिकाएंगे और फिर पढ़ने बैठेंगे. पढ़ने का सही तरीका यही है बेटा, फोकस माइंड से पढ़ाई करना है. बहुत सारे लोग बैठ तो जाते हैं लेकिन फोकस नहीं रहता तो चीजें दिमाग से उतरती. तो सही तरीका ये है. बहुत सारी सब्जियां काटनी है, चाकू में धार ही नहीं है तो कैसे काटोगे बेटा. तो जब भी चाकू की धार कम पड़ जाए आप शार्प करो और सब्जियां काटो, शार्प करो सब्जियां काटो. जब भी मन का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो जिम, मन का जिम आपके पास साथ में, उसके डंबल से सांस हमेशा साथ में. अरे हर समय आपके साथ है सांस. सांस को थोड़ा सा तेज कर लो, थोड़ी देर तेज सांस पे मन टिकाओ, फिर सामान्य सांस पे मन टिकाओ. देखो कैसे पढ़ाई नहीं होती है. एक साथ 20 मिनट्स भी कर सकते हैं बट डोंट इंक्रीज मोर देन 30 मिनट्स. रात को आइडियल टाइम है 10 बजे सो जाना. ठीक है. 4 बजे उठ जाना. ये 6 घंटे की नींद सबसे आइडियल है. सबसे आइडियल. तो 10 से 4 के बीच में नींद होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं 11 से 4 कर लो और 1 घंटा दिन में सो लो. दिन में 1 घंटा सो के जब जागो तो एक नया दिन चालू कर सकते हो. बाकी जो दिन के पहले हाफ की थकान है वो दूर करके 1 घंटा सो के एक नया नया दिन, एक दिन को 2 दिन में कन्वर्ट कर लो. ठीक है. ड्रग्स वाली कहानी आज नहीं, अब नेक्स्ट मोटिवेशन जब आपको मिलेगा तो कैसे बाहर निकला उससे भी मोटिवेशन मिलता है. ठीक है. ये ध्यान वाली बात जो है, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं सर 2 मिनट भी नहीं टिकता, होता ही नहीं है. बेटा उनको बहुत ज्यादा जरूरी है. कहीं तो लड़ाई लड़ो, हर जगह हथियार मत डालो. कम से कम एक जगह तो लड़ाई लड़ लो. ये लड़ाई लड़ लोगे ना, जड़ ठीक होने लग जाएगी, मन ताकतवर होने लग जाएगा, सारी चीजें सुधर जाएगी. ठीक है. पहली बार आपका पूरा फेस देखा, दिखा पूरा फेस. ठीक है. सांस को कहाँ टिकाना है, यहाँ नाक के दरवाजों पर मन को ले जाना, यहीं से सांस अंदर जाता है, यहीं से बाहर आता है. यहीं पे मन को टिका के सांस को महसूस करना है. अंदर जा रहा है तो पता चलना चाहिए, अवेयर, अलर्ट रहो. हाँ अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है. और वो जाके उस साइड पे 1 घंटे का प्रोग्राम अटेंड कर लो ना. ठीक है. चलो. और आज से अपन एक नया फेस चालू करेंगे. सिर्फ मेडिकल एग्जाम की तैयारी नहीं बेटा, जीवन में जो लोग इस तैयारी को, मेडिकल की तैयारी को कितने भी खराब रिजल्ट के आने के बावजूद कंटिन्यू करेंगे, वो लाइफ में देखना बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे. जिस फील्ड में चले जाएंगे वो अपना नाम रोशन करेंगे. क्योंकि समय, हमें नहीं मालूम लाइफ में सक्सेस में कितना मिलने वाला है. यही एटीट्यूड चेंज हो गया तो मेडिकल एग्जाम में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आप 10 टाइम्स बढ़ा लोगे. हो सकता है अब भी के भी आपका पहला विजयी कदम उठ जाए. नहीं उठेगा तो जहां जाओगे लाइफ में सक्सेस मिलेगी. ठीक है. डोंट वरी. और एक एक दिन की प्लानिंग करो. 1 डे. एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना भूल गया मैं. रोज रात को सोते समय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे ये मिस नहीं होना चाहिए. एक
ये पॉइंट गांठ बांध लो कि तुम अपने आप को सुधारना चाहते हो, अभी तक जो तुम्हारे काम करने का तरीका था उसमें तुम चेंज लाना चाहते हो, तो वन शॉट चेंज नहीं आएगा। आज जैसे बहुत एनर्जी महसूस कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो वो अपने काम करने के तरीकों को चेंज करेंगे, कल से बहुत जुनून के साथ पढ़ाई चालू करेंगे, लेकिन एक आध दिन गड़बड़ होने वाली है, 2-3 दिन होगा फिर गड़बड़ हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना, अपने आप को परिवर्तन, अपने आप में परिवर्तन लाना है, चेंज करना है, तो वन शॉट चेंज नहीं आएगा। अपनी बात कहता हूं, मैं चेन स्मोकर था, लत लग गई थी, और मतलब 85 बार मैंने सिगरेट छोड़ी होगी। कितनी बार छोड़ी, जितनी बार छोड़ी फिर चालू हो गई, लेकिन मैंने सिगरेट छोड़ना नहीं छोड़ा। फिट नहीं किया कि अब मेरे से नहीं छूटेगी, ये फाइनल, अब मेरे से नहीं छूटेगी, ऐसा कभी नहीं माना। कोशिश करता गया, करता गया, करता गया, तो बेटा तभी छूटी ना। मान लो मैं कोशिश करना छोड़ देता, तो बताओ आज उससे बाहर निकल पाता क्या? मैं आपको यही बात कह रहा हूं बेटा, कि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो ना, तो आप एक बार में नहीं होगा, बार बार प्रयास करेंगे, जितनी बार गलती होगी उतनी बार नई शुरुआत करेंगे। बट इसको एक्सक्यूज मत बनाना बस। वो लोग पीछे रह जाएंगे जो सर की इस बात को एक्सक्यूज बना लेंगे, सर ने बोला यार बहुत बार अपने को कोशिश करना पड़ेगा, तो आज तो यार चलो, आज ये मूवी आ रही है ना, आज तो देखो यार, कल वापस कोशिश करेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बिल्कुल। और उसमें मन पे काबू नहीं है, तो देखना यही होने वाला है। तो वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार गिरेंगे, घुटने छिल जाएंगे, 1000 बार खड़े होके वापस डबल एनर्जी से चलना चालू करेंगे। एक बार में सक्सेस नहीं मिलेगी बेटा, डोंट क्विट। तो इसमें बहुत मदद मिलेगी, ये ध्यान से मन पे काबू आएगा और हिम्मत नहीं हारोगे। दूसरा, रोज रात को सोने के पहले एक डायरी लिखो, 4 लाइन 5 लाइन, आज मैंने ये गलती करी, कल नहीं करूंगा मैं, ठीक है? आज से ही चालू करो, रोज रात को लिखो, और वो गलती जो है ना, अपने बड़ों को पढ़ के बताओ, शर्म आएगी। 2 बार 3 बार लिखी, और ये मेक इट अ पॉइंट कि मम्मी पापा को बताएंगे कि पापा मैंने आज है ना 10 मिनट के लिए मैं ये गेम खेलने बैठा था, 1 घंटा मैं खेलता रहा, कल नहीं होने दूंगा मैं। कल देखा फिर हो गया, फिर वो बताओ पापा फिर ये गलती, अरे शर्म आएगी, धीरे धीरे मन पे काबू भी आएगा, ध्यान से शर्म भी आएगी। शर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है, शर्म, हया। गलत काम नहीं करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ठीक है? तो छोड़ना नहीं है बेटा, नेवर से क्विट, बिल्कुल नहीं, ठीक है? मुझ में जो परिवर्तन आया, ड्रग्स से बाहर निकला, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड, नेवर से क्विट, डोंट क्विट। और आज से नया जीवन चालू करो। इतनी खुशी महसूस होगी ना, रिजल्ट को अपने आप को रिजल्ट से काट दो, तैयारी पे लगा दो, और जुनून के साथ लग जाओ, दिन रात एक कर देंगे, सही तरीके से, सही तरीके से प्लानिंग के साथ, ठीक है? चलो, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम बेटा। सक्सेस की डेफिनेशन, सक्सेस की सही डेफिनेशन जो मैं आपको बताता हूं, हमने, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, ठीक है? सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो सक्सेसफुल वो आदमी है जो उसके हाथ में जो है वो कर पाए सही तरीके से। तुम्हारे हाथ में तैयारी करना है सही तरीके से, वो तैयारी, जिसको ये तैयारी सही तरीके से करने आ गई, उसकी पूरी जिंदगी खुशी खुशी निकलेगी, क्योंकि जिंदगी में बड़े रिजल्ट आएंगे, टोटल 4-5, और 80 साल की जिंदगी में बाकी 80 साल तैयारी करते रहोगे। तो जो सिर्फ रिजल्ट के आने पे खुश होगा, वो बाकी 80 साल दुखी रहेगा। जो तैयारी खुशी खुशी करेगा और रात को अपनी सेटिस्फाइड नींद लेगा, वो जिंदगी भर खुश रहेगा और अगले दिन बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएगा, ठीक है? 170 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब बेटा पढ़ाई पे आ जाते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, एवरेज बच्चे एवरेज इसलिए हैं क्योंकि वो सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना कहीं कमी है। वो बच्चा यदि जुनून आज से डेवलप कर लेगा, तो आगे मिलेगा, मुझे कहेगा सर देखिए जो आपने बोला वैसा हुआ, ठीक है? मिलेंगे अपन।
बेटा मैं आपके है ना चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतने सारे चैट्स आ रहे हैं। अब थैंक यू मत बोलो, ठीक है? क्योंकि वो आप कोई कुछ लिख रहा, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना, धीरे धीरे करके मैसेजेस पढ़ के फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, है ना? हाँ, ये भी एक नेगेटिव कंडीशन है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं या पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशन है या पीयर प्रेशर है, तो ये भी तो एक एडवर्स कंडीशन है। विल फेस इट। अरे हम नाजुक थोड़ी हैं कि सारी कंडीशन फेवरेबल होगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। अरे हम ताकतवर हैं। लोग हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, ये बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे रिजल्ट से, ये नाराज हो जाते हैं, हर रिजल्ट के बाद ये लोग हमको परेशान करते हैं, तो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये भी तो एडवर्स कंडीशन है, ठीक है? चलिए, पेरेंट्स को कभी भी आंसर नहीं करना है। अपनी एफर्ट्स, आपकी एफर्ट्स उनको दिखना चाहिए। अमोघ, वंडरफुल बेटा, 705 आ रहे हैं तो ये तो शानदार, एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस। बहुत ही बढ़िया बेटा अमोघ, आई एम रियली हैप्पी। और जिसके मान लो 400 भी आ रहे हैं, उसके साथ भी मैं उतना ही खुश हूं। यदि वो आज से अपनी तैयारी का तरीका चेंज करता है, देखना जीवन बदल जाएगा आपका। चलिए बेटा देखते हैं। अपन वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको कुछ होमवर्क डेरिवेशंस दिए थे, सबने कर लिए बेटा? अब अपन उन फॉर्मूलों को देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट न्यूमेरिकल्स के लिए बताना चाहता हूं। जैसे स्क्रीन ऊपर कर लेते हैं। अभी ओके? ठीक है ना बेटा? चलिए शुरू करते हैं। अब एक लास्ट मोटिवेशनल सेशन आपको मिलेगा जब अपना कोर्स खत्म होगा, ठीक है? बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो देते जाएंगे बेटा। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को, इनके फॉर्मूलों को आपस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सुने आप। ये कन्वर्जन है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो कहीं भी इंटेंसिटी वाला टर्म है, इंटेंसिटी वाले टर्म को आप एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना, तो इंटेंसिटी को डायरेक्टली एम्पलीट्यूड स्क्वायर से रिप्लेस ही कर देना। और यदि एम्पलीट्यूड है तो उसको स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी से, ऐसा ही स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को आई से, आई को ए स्क्वायर से, वगैरह वगैरह। तो समझो, मैंने यहां एक केस बताता हूं। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे? इंटेंसिटी को आप कहोगे सर के ए स्क्वायर से रिप्लेस करना चाहिए, मैं मना करता हूं, के मत लगाओ, क्योंकि के दोनों तरफ आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। बट अभी मैं के लगाता हूं कि यहां पर इस फॉर्मूले से एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कैसे आएगा। इसकी जगह लिख दिया के ए आर स्क्वायर, इसकी जगह के ए वन स्क्वायर, इसकी जगह के ए टू स्क्वायर। और देखो टू, रूट आई वन को कैसे रिप्लेस कर देंगे। ये है, यदि आई वन को अपन ने के ए वन स्क्वायर से रिप्लेस किया, तो रूट आई वन को रूट के ए वन से रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट।
रूट आई टू को रूट के ए टू से रिप्लेस करेंगे, कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। आराम से देखो, आई वन को अपन ने रिप्लेस किया के ए वन स्क्वायर से, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो रूट आई वन को रिप्लेस करेंगे रूट के ए वन से। अब देखिए के हर तरफ है, ये के तो लिखने की जरूरत ही नहीं, यदि दोनों तरफ रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे तो के मत लिखो, एक स्टेप और परफॉर्म करना पड़ेगी आपको। तो अब ये फॉर्मूला आ गया, ए आर स्क्वायर इज ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव, जो हटा दी कैंसिल हो गया उसको हटा देता हूं मैं, आप देखोगे वही फॉर्मूला मिल गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन ये रिप्लेसमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कौन सा रिप्लेसमेंट, या तो इंटेंसिटी को ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे या फिर ए को रूट आई से। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप, दोनों क्वेश्चंस का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन देखते हैं अपन। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो ध्यान से, काम करने का तरीका बता रहा हूं। यहां पर दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में डेटा दिया है, दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं और दोनों के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो दिया है आपको, और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। किसका रेशियो पूछा है? मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का। तो यहां मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा वो समझो बेटा। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, ए मैक्स विच इज ए वन प्लस ए टू। तो इसकी जगह डायरेक्टली के लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में इंटेंसिटी को रिप्लेस करोगे तो के तो कैंसिल हो जाएगा, तो डोंट यूज के। और मिनिमम इंटेंसिटी जहां भी आएगी, बड़ा एम्पलीट्यूड माइनस छोटा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या किसी में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि स्क्वायर है ना, ए वन माइनस ए टू, ए टू माइनस ए वन, फर्क नहीं पड़ता। तो हमको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है इंटेंसिटी के साथ, रिप्लेस कर दिया एम्पलीट्यूड से, तो ये कन्वर्ट हो गया ए वन प्लस ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। और फिर एक को आपने 3x माना तो दूसरा 2x हो जाएगा, एक को 3x माना दूसरा 2x, तो यहां पे 3x प्लस 2x 5x, 3x प्लस 2x, और यहां हो जाएगा 3x माइनस 2x यानी x, फटाफट हो जाएगा। बढ़िया विराज, बिल्कुल सही, जो लोग आंसर लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, इसमें मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया और आपको एम्पलीट्यूड्स का रेशियो पूछा है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी जगह आ जाएगा ए वन प्लस ए टू स्क्वायर, और इधर ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर, 81/64। अब यहां से स्क्वायर रूट लेने के बाद, मैं तो कहूंगा ये भी मत लिखना, डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेके लिखना, वो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद होने लग जाएगा। वो जब डिस्कशन में मैं वो यूज करूंगा, अभी यूज करूंगा तो आप थोड़ा घबराओगे। पहले फॉर्मुलों के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, फिर उनको फास्ट तरीके से यूज करना सीखेंगे, है ना। 9/8, और फिर इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8a1 प्लस 8a2 इज 9a1 माइनस 9a2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। a1 वाले टर्म्स एक साथ इधर कर देते हैं, इधर इधर 9a1 माइनस 8a1 यानी a1, 8a2 प्लस 9a2 17a2, a1 by a2 is 17:1। ठीक है, अवधि बहुत बढ़िया, नए नए बच्चे पढ़ने को मिल रहे हैं यहाँ। अदिति, चलिए आगे बढ़े। ध्यान से देखो बेटा, सो ग्लैड आप समझो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I and 9I interfere at a point giving resultant 13I।
फाइंड फेज डिफरेंस। अब फॉर्मूले हम रिकॉल करते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले हमको यूज करना वो रिकॉल करते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनो, यहां दो अलग अलग इंटेंसिटीज हैं, तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। जहां दो अलग अलग इंटेंसिटीज हैं और जहां दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स की इंटेंसिटी सेम है, वहां अपन यूज करेंगे 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ये किसी एक इंटरफेयरिंग वेव की इंटेंसिटी है, दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम है, वहां ये वाला फॉर्मूला I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, वहां ये वाला फॉर्मूला। जहां दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए रिजल्टिंग कितनी है, 13I, I1 I2 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। सिर्फ वैल्यूज रखिए, ये 13I माइनस 10I, 13I माइनस 10I 3I, 9I स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3, I स्क्वायर का स्क्वायर रूट I cos phase difference। तो cos of phase difference is 1/2, तो phase difference 60 डिग्रीज या π/3। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, अब आज का टाइम हो गया है। अब कुछ कहना चाहते हो देखो, मैं शायद चैट पढ़ पाऊं, क्योंकि पहले तो सॉरी बहुत सारे लोगों को सॉरी, क्योंकि इतनी तेजी से चैट्स आ रही थी, किसी एक की भी नहीं पढ़ पाया मैं ठीक से। बैकलॉग, अभी अभी चैट बंद कर दो। बैकलॉग करने का तरीका, क्लियर करने का तरीका, ठीक है बेटा, जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको आप जैसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के फिर बचा हुआ टाइम, मान लीजिए 2 घंटे बचे, तो 2 घंटे में जितना बैकलॉग क्लियर होता है उतना करो अच्छे से। ये लोड मत लो कि यार 2 घंटे में मेरे को यार इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा रिवाइज करना है, नहीं, 2 घंटे में सिर्फ कूलम्स लॉ तक होता है, तो उतना रिवाइज करो और उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के आप ये मानो कि वो रिवीजन हुआ है, बैकलॉग क्लियर हुआ। और पार्ट्स में मान लो ऐसे पेन है, ये पेन इसको मेरे को तोड़ना है तो मैं यूं तोड़ दूंगा, लेकिन ऐसे 1000 पेन एक साथ इकट्ठे करके तोड़ने की कोशिश करूंगा तो टूटेंगे क्या, जल्दी बताओ। तो बेटा एक एक पेन को अलग करके तोड़ना, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। आज मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है ना, अरे आज मैं सिर्फ 4-5 पेजेस से फोकस करूंगा, जितना होगा उतना रिवाइज करेंगे, बस उसको अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं कि बस पन्ने पलट रहे फटाफट फटाफट, नहीं। तो नया वाला बैकलॉग में नहीं जा रहा है और पुराना वाला बैकलॉग धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। कुछ लोग क्या फॉलो कर रहे हैं कि वो इसको छोड़ के पुराना बैकलॉग क्लियर करने में लगे हैं, उनका बैकलॉग क्लियर हो ही नहीं रहा है। यस और नो, जल्दी बताओ। है ना, अब मत करना ये। जो लोग रिकॉर्डिंग अटेंड करते हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, देख लेना बेटा, आप कभी भी है ना बैकलॉग के बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, मेरे आप जो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं वही, अरे पढ़ने तो दो भाई, मन करता है बाकी। बस बेटा देखो आयुष, जो टॉपिक अच्छे लगते हैं उनको पढ़ने का मन करता है, फिर मन की गुलामी हो गई ना। आप करके तो देखो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये काम करना मैं करूंगा, ये इधर मन काबू में आएगा ना, ये होने लग जाएगा, विल हैपन। सर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, पूछा क्या है। देखो आप मेडिकल एग्जाम में देखोगे ना, तो 45 क्वेश्चंस में से एक आध भी बमुश्किल ऐसा निकलेगा जो समझ में नहीं आ रहा, तो डोंट वरी अबाउट सच क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, जो नॉर्मल क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप मुझे बताओ, मैं आपको तरीका बताऊंगा। एक्चुअल में क्या, सारा काम फोकस का है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, मुझे 2+3+5+7+10 करना है, ये ऐड करना है ना। अब मैं 2+3 5 करता हूं, माइंड में स्टोर कर लेता हूं, है ना, फिर 5+5 करता हूं 10, फिर 10 में 7 ऐड करता हूं। अभी मेरा फोकस घर पे जो मैगी बन रही है उसमें है। 2+3 ऐड किया और +5 किया, 10 आया। अब +7 करना है, तो पुराना वाला 10 दिमाग से उतर गया, घर में मैगी बन रही है उसमें ध्यान चला गया। ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो है ना, वो बीच की लिंक मिस कर देता है, तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट हो जाती है। मतलब सारी चीजें समझ में आनी चाहिए आखिरी तक।
तो यहां तक पढ़ के समझ में आया, बीच की एक लिंक मिस हुई तो पूरी स्टोरी डिस्टर्ब हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन इज मस्ट। और ये जो 10 मिनट ध्यान टिका रहे हो ना, थोड़ा एक क्वेश्चन को पढ़ने में आपको लगता है करीबन 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम मैक्सिमम। 2 मिनट ज्यादा बोल दिया, 1 से 1.5 मिनट के टाइम में आप पढ़ लेते हो, अपर लिमिट 1 से 1.5 मिनट अपर लिमिट। ठीक है, तो आपका इतना शॉर्ट टर्म कॉन्सेंट्रेशन तो डेवलप हो ही जाएगा कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाओ। ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान करके बैठो आयान, ध्यान करके बैठो। हर क्लास के पहले ब्रेक है ना, उसमें आप 2-3 मिनट ध्यान करो। यस यस यू कैन बेटा। चलो, अब आप है ना मेरे को कुछ पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप करो, क्योंकि फिर से चैट्स बहुत तेजी से आने लग गई हैं। चलो बेटा, बाय, टेक केयर। अरे आपका नंबर ही मेरे से मिस हो गया, कैसे अनब्लॉक करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे को व्हाट मैसेज करो उस नंबर से, तो मेरे को समझ में आएगा ये नंबर मैंने ब्लॉक किया। ठीक है, ओके बेटा।